अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग ने अपना चैप्टर स्टार्ट करा है बायो एनर्जेटिक, जो कि फ़र्स्ट ईयर के बच्चों का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो सिंबुड बुक का हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स से पहले हम थोड़ा सा ना एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। भाई सोलर बेसिकली क्या करता है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है। सोलर क्या करता है, एनर्जी कन्वर्जन परफॉर्म करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो बेटा बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है बेटा, बायो मीन्स लाइफ। ठीक है, मतलब लिविंग सिस्टम में जो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है ना, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बायो एनर्जेटिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, बायो एनर्जेटिक्स। मैंने क्या कहा, लिविंग सिस्टम में जो एनर्जी कन्वर्जन हो रही है, इस फिनोमिना को हमने बोला बायो एनर्जेटिक्स। जैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, फूड प्रिपेयर किया जाता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिसके जरिए प्लांट्स क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो यार ये फूड प्रिपेयर के दौरान ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को या फिर सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में, जो क्या होती है एटीपी। एटीपी क्या होता है, एनर्जी का मॉलिक्यूल एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। मेरा बेटा एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मतलब मुझे थोड़ी सी मसला हो गया था, मैंने गलत बता दिया था। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी होता है, जो कि एनर्जी का मॉलिक्यूल है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। यानी आपके सेल को एनर्जी चाहिए अपने क्या नाम है, रिएक्शंस करने के लिए, अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। हर सेल को, भले वो क्या नाम है, लिवर का सेल है, किडनी का सेल है, कोई भी सेल आपकी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स है, उनको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, एटीपी फॉर्म में, जो क्या है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब फोटोसिंथेसिस भी समझ में आ गया। ठीक है, आप रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेल ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को। ग्लूकोज क्या होता है, प्राइमरी फूड होता है आपका, जिसको हम रेस्पिरेटरी फ्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। ठीक है ना, तो एनर्जी रिलीज़ होती है। आपको पता है जब बॉन्ड टूटते हैं ना, आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और जब बॉन्ड बढ़ते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, इसका मतलब ये ग्लूकोज में जितने भी बॉन्ड्स हैं वो टूट रहे हैं, तो टूटने की वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, विच इज़ एटीपी। ओके, अच्छा भाई, रेस्पिरेशन भी इसका मतलब है कि बायो एनर्जेटिक प्रोसेस है, और फोटोसिंथेसिस भी बायो एनर्जेटिक प्रोसेस है। बायो एनर्जेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होगा जिसमें एनर्जी कन्वर्जन होगी। ठीक है, और बायो एनर्जेटिक खुद क्या है, इटसेल्फ बायो एनर्जेटिक क्या आएगा, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लिविंग सिस्टम में एनर्जी कन्वर्जन होती है। यानी किसी भी लिविंग सेल में, किसी भी लिविंग बॉडी में एनर्जी कन्वर्जन हो रही है, इस फिनोमिना को हमने बोल दिया बायो एनर्जेटिक। ओके बच्चों, अच्छा रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ले लो क्या बच्चों, मैंने आपको ना रेस्पिरेशन, अच्छा हमने ना इस चैप्टर में दो चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो बच्चों मैं आज आप लोगों को रेस्पिरेशन पढ़ा रही हूँ डिटेल में। तो रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का फॉर्म क्या होता है, C6H12O6 इन अ सेल टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मेरा बेटा क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है ना, यानी कि मैंने आपको क्या बताया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवाया जाता है। ग्लूकोज का या तो ब्रेकडाउन होता है या फिर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवाया जाता है सेल के अंदर एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। ग्लूकोज के सारे बॉन्ड टूटते हैं और एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है ना, मतलब जब हम छोटे तो हम क्या समझते हैं, सांस लेने को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। नो बच्चों, ऐसा नहीं होता। हमारे जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवाते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं। क्या ऑक्सीडाइज की टर्म यूज़ कर सकते हो, या ब्रेक डाउन, और एनर्जी रिलीज़ होती है। कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी, विच इज़ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रोसेस को हमने बोल दिया रेस्पिरेशन। बच्चों उसके बाद यहाँ पे दो टाइप्स की रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। छोटे से बच्चों तब से पढ़ते हुए आ रहा है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों 2 मिनट के लिए ना एक बात सपोज कर लो कि ऑक्सीजन क्या है, हैमर। हैमर क्या होता है, हथौड़ा, जिससे हम किसी का सर फाड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ऑक्सीजन क्या है, हथौड़ा। ऑक्सीजन क्या है बच्चों, हैमर है, हैमर। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, थोड़ा सा मैं डिफरेंस आप लोगों के दिमागों में घुसाना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ कोशिश करो। बिस्मिल्लाह पढ़ो सबसे पहले, रबी ज़िद्निल्मा पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबी ज़िद्निल्मा, ओ माय लॉर्ड इंक्रीज़ माय नॉलेज। ये मेरे रब, मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमाइए, आमीन 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 सुम्मा आमीन। अच्छा भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब भाई ऑक्सीजन क्या है, हथौड़ा। जब हथौड़ा होगा तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज बहुत अच्छे से टूटेगा और बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगा, तो कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। ठीक है ना, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या नाम है, प्रोड्यूस होते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा भाई, अच्छा अब क्या है भाई, अब ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हथौड़ा नहीं है तो जाहिर सी बात है कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होगी। ठीक है, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो सारे बॉन्ड टूटेंगे ही नहीं। ठीक है, अच्छा भाई, एनिमल सेल में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, क्या कहा, जब एनिमल सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड। क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, और अगर ईस्ट क्या है, फंजाई। ईस्ट क्या है बच्चों, एक फंजाई होता है। ठीक है, यूनिसेल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एक सेल पर मुश्तमिल होता है। तो बेटा जब ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी
तो बेटा वो क्या प्रोड्यूस करे, वो प्रोड्यूस करेगा इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल, शराब और कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाओ भाई। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि यार ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन इसके कितने स्टेप्स होते हैं? 4 स्टेप्स होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप्स होते हैं, एनारोबिक में ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन, ठीक है। अच्छा भाई, ये जो आपके पास ये जो 4 स्टेप्स है ना, मैं बताती हूँ कौन सी चीज़ कहाँ होती है भाई। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, बाकी तीनों के तीनों रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। और यहाँ पे मेरा बेटा दोनों के दोनों स्टेप्स कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन बोथ टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, राइट। बच्चों आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 स्टेप्स हैं, पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा भाई? ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, जिसमें क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज को बीच से तोड़ देंगे। अच्छा भाई, ग्लूकोज आपको पता है 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ग्लूकोज है 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। इसके बाद 6 कार्बन होंगे, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा है, आपको ये नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5 6 है ना, तो मैंने बीच से तोड़ दिया, क्या बीच से तोड़ दिया, तो 3 3 में वो टूट गया, 3 3 में टूट गया, ठीक है। तो जब क्या नाम है, हम ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाते हैं, ठीक है ना, और एज अ रिजल्ट हमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल। और पायरुवेट का फॉर्मूला क्या होता है? C3H4O3, C3H4O3, ठीक है ना। आपने ऐसा रट्टा मार लेना कि बस साइड साइड में 3 थी और बीच में 4 डाल दो, तो वो पायरुवेट का फॉर्मूला बन जाएगा। पायरुवेट को बेटा हम पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। 2 क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा आपको नजर आ रहा है ना 1 2 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पायरुवेट, तो 2 बन रहेंगे तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। मतलब क्या नाम है, ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें क्या नाम है, एक ग्लूकोज के कंपाउंड से, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ऐसे ही प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कहाँ होता है बेटा? जो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। जो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक में भी साइटोप्लाज्म में होता है, एनारोबिक में तो हर सारे के सारे स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस वगैरह फर्मेंटेशन सभी क्या नाम है, साइटोप्लाज्म में होता है। शॉर्टली breakdown of glucose into 2 molecules of pyruvate is called glycolysis. Breakdown of glucose molecule into 2 molecules of pyruvate is called glycolysis, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। पायरुवेट को हम पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा अब क्या है, अब ना मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मैंने आपको ना पायरुविक एसिड का यानी कि पायरुवेट का फॉर्मूला बताता है विच इज C3H4O3। अब यहाँ पर अगर आप क्या नाम है ये देखो कि 2 हैं, क्या कहा? 2 है ना, तो C3H4O3 यानी कि साइज में 2 पायरुवेट बने, तो दोनों को अगर आप प्लस करो तो क्या बन रहा है? 3 3 6 आ जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा, 3 3 6। तो यार ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला बन ही नहीं रहा। अच्छा, मैथ्स में क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ तोड़ रहे हैं तो वापसी से वैसी बन जाए तो मैथ्स बोलता है इट्स एक्सेप्टेबल। यार यहाँ पे क्या हो रहेगा, मतलब 2 पायरुवेट को जोड़ के वापसी से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनना चाहिए, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो यार यहाँ से 4 हाइड्रोजन के एटम्स कहाँ चले गए, है ना। 4 हाइड्रोजन के एटम्स मिसिंग है। क्यों मिसिंग है भाई? नेक्स्ट में बताऊँगी, ठीक है ना। बस ये समझ लो कि अभी मिसिंग है, 2 पायरुवेट को जोड़ के ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं बन रहा है। इतना समझाना था बच्चों को, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो मुझे बताया करो, क्योंकि मुझे कोई नाउज़ुबिल्लाह वही नाजिल नहीं होगी, राइट। अच्छा भाई, अब मैं आपको ना क्या नाम है पायरुवेट का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। क्या दिखा रही हूँ? पायरुवेट का स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने आपको बताया पायरुवेट को हम पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। पायरुविक एसिड का मतलब है कि उसके अंदर ज़रूर क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होगा। COH किसका ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। हर एसिड में बेंजोइक एसिड, जो भी एसिड इस दुनिया में, हर एसिड में COH होता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। यही तो क्या नाम है उसकी निशानी है। अगर जहाँ पे COH होता है तो उसका मतलब है कि भाई वो वाला कंपाउंड क्या है? एसिडिक कंपाउंड। वो वाला कंपाउंड कैसा है? एसिडिक कंपाउंड है, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पर अगर हम आए तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया। सबसे पहले आपने कार्बोनिल ग्रुप बनाया। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, जो कि आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा यार, उसके बाद मैं आपको बताई थी कि आपने 3 कार्बन ले लिया, क्योंकि पायरुवेट का 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। पायरुवेट का 3 कार्बन वाला कंपाउंड आपने 3 कार्बन 9 से जोड़ दिए। जब जोड़ दिए ना, तो आप देखो पहला वाला कार्बोनिल है, दूसरा वाला कार्बोनिल है, ठीक है। एक कार्बन मर्द होता है, एक कार्बन क्या होता है? मर्द होता है, वो एक वक्त में 4 शादियाँ कर सकता है, यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो यार देखो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसने कार्बन, इस वाले कार्बन ने, पहले वाले कार्बन ने, फर्स्ट वाले कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए, तो 2 शादियाँ हो गई, ठीक है। और नीचे वाले कार्बन से भी 1 बॉन्ड बनाए तो 3 शादियाँ हो गई। चौथी के लिए बेटा आपने ऊपर OH लगा दिया, तो OH लगाते तो COH बन गया। ये ऊपर आपको नजर आ रहा है C डबल बॉन्ड O और OH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया, इसका मतलब ये कि अब ये पायरुविक एसिड बन गया, ठीक है। और कार्बोनिल ग्रुप ये रहा और CH3 यहाँ पे, ठीक है। ये क्या नाम है? पायरुवेट का स्ट्रक्चर। ये क्या है बेटा? पायरुवेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब फर्मेंटेशन में क्या होगा? इन एनिमल सेल फर्मेंटेशन पहले हम एनिमल सेल में पढ़ेंगे, फिर ईस्ट में पढ़ेंगे। तो एनिमल सेल में क्या होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ना, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू 2 लैक्टिक एसिड, यानी कि इनटू लैक्टिक एसिड, यानी कि भाई देखो ग्लाइकोलाइसिस में पहले क्या होगा? ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस ना सेम है दोनों में सेम है। पायरुवेट बन जाएगा। पायरुवेट के बाद यहाँ पर ना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में वो जो पायरुवेट 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में। तभी इसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड में कैसे हो रहा है मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। आपको नजर आ रहा है
चलो मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ भाई कैसे होते हैं। आपको नज़र आ रहा है, देखो पहला वाला जो है ना, पहला वाला कार्बन, पायरुवेट का जो पहला वाला कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप वाला। तो कार्बोनिल ग्रुप तो खैर 2 हैं, C डबल बॉन्ड O का बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो जो ऊपर वाला है ना बेटा, हम उसको इसलिए नहीं छेड़ेंगे कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। COH को हम कभी भी नहीं छेड़ेंगे, वरना पूरा का पूरा कंपाउंड की नेचर खराब हो जाएगी, ठीक है। तो हमने सेकंड वाले कार्बन का जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, उसका क्या नाम है, डबल बॉन्ड तोड़ा। उसका हमने डबल बॉन्ड तोड़ा। कैसे तोड़ा मैं बताती हूँ। ये पायरुवेट है, पायरुवेट की रिडक्शन का है। रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है मेरे पास? NaDH2। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है मेरे पास? NaDH2, क्योंकि 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल जिसमें मैंने 2 लगाया है यहाँ पे, ठीक है। NaDH2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, जो क्या नाम है, हाइड्रोजन को ऐड करेगा। ये जो NaDH2 है 2 हाइड्रोजन दे देगा किसको? पायरुवेट को। तो क्या बन जाएगा? NAD बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NAD बन जाएगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एंड रिडक्शन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है? रिड्यूसिंग एजेंट विच इज NaDH2। 2 क्यों लगाया? 2 इसलिए लगाया क्योंकि 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल, जाहिर सी बात है 2 रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होंगे ना, एक एक का करेगा, एक एक का करेगा, ठीक है। अब ये जो NaDH2 है अपना, ये H2 दे देगा किसको? पायरुवेट को। तो क्या होगा? पायरुवेट की रिडक्शन हो जाएगी, यानी उसके अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, और ये खुद क्या नाम है, रिड्यूस होकर NAD बन जाएगा, 2 NAD, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट था। अच्छा भाई कैसे हो रहा है भाई? अब मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। देखो जब हमने कार्बोनिल ये जो क्या नाम है सेकंड वाला कार्बन, जब उसका हमने क्या नाम है डबल बॉन्ड तोड़ा, तो जाहिर सी बात है 2 वैलेंसी खाली हो जाएगी। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी चल जाएगी, एक कार्बन की वैलेंसी चल जाएगी। तो जो 2 हाइड्रोजन हमने ऐड करवाना है, तो वो ये ब्लैक से मैंने यहाँ पे ऐड करवाएंगे, जो कि यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, दूसरा कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। तो अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ी और लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर भी देख लिया है, ठीक है। कार्बन का डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो 2 वैलेंसी खाली होगी, कार्बन की अपनी, दूसरी ऑक्सीजन की, तो दोनों हाइड्रोजन वहाँ जाकर अटैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से पायरुवेट की रिडक्शन हो जाएगी। जब पायरुवेट की रिडक्शन हो जाएगी तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है। इस प्रोसेस को तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं, लेकिन ये जो कंपाउंड बना है जिसमें क्या नाम रिडक्शन हुई है, जब क्या नाम है पायरुवेट की रिडक्शन हो जाएगी, तो हमारे पास जो कंपाउंड हासिल होगा उसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड।